हे गाइस, वेलकम बैक टू कैंपस ज्ञान। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक, आईआईटी एक्ट 1961। ये एक्ट बताता है कि इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आईआईटी कैसे एस्टेब्लिश हुए और उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आपको पता है कि आईआईटी को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा किस एक्ट ने दिया था? जी हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961। सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। तो सब सेक्शन 1 कहता है कि दिस एक्ट इज टाइटल्ड द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961। मतलब ये एक्ट ऑफिशियली डिफाइन करता है कि आईआईटी का लीगल फ्रेमवर्क कैसा रहेगा। सबसेक्शन 2 बोलता है कि ये एक्ट तभी फोर्स में आता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसे नोटिफाई करे ऑफिशियल गजेट में। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात, डिफरेंट प्रोविजंस के लिए डिफरेंट डेट्स भी अपॉइंट की जा सकती है। तो इम्प्लीमेंटेशन एक दिन ही नहीं, स्टेजेस में भी हो सकता है। अब आता है सेक्शन 2, डिक्लेरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। यहाँ गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि ये इंस्टीट्यूशन नेशनल इम्पोर्टेंस के अंडर आते हैं। शुरू में सिर्फ 4 आईआईटी थे, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जिसको कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली कहते हैं, और ये बाद में आईआईटी दिल्ली बना। नेक्स्ट था आईआईटी कानपुर और लास्ट था आईआईटी मद्रास। ये वो फाउंडेशन थी जिसने इंडिया के हायर टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड लेवल पे एस्टेब्लिश किया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आईआईटी सिस्टम इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड कैसे है? उसका रीजन है कि हर एक टर्म को इस एक्ट में क्लियरली डिफाइन किया गया है। चलिए समझते हैं एक एक डेफिनेशन। सबसे पहली आती है हमारी क्लॉज ए में, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये वो बॉडी होती है जो इंस्टीट्यूट के मेजर डिसीजन लेता है। क्लॉज बी में आता है चेयरमैन। चेयरमैन सिंपल है, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, वो बोर्ड का हेड होता है। क्लॉज सी में आता है कॉरस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूट। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, हर आईआईटी का एक फाउंडिंग सोसाइटी से लिंक होता है। जैसे आईआईटी बॉम्बे का लिंक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से, और दिल्ली का ओरिजिनली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी था जो बाद में आईआईटी दिल्ली बना। कानपुर के लिए आईआईटी कानपुर सोसाइटी और मद्रास के लिए आईआईटी मद्रास सोसाइटी। क्लॉज डी में आता है काउंसिल। ये एक सेंट्रल बॉडी है जो सेक्शन 31 के अंडर बनाई गई, जो सारे आईआईटी को कोऑर्डिनेट करती है। क्लॉज ई में आता है डेप्यूटी डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट का सेकंड इन कमांड। डायरेक्टर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन डेप्यूटी डायरेक्टर होता है। क्लॉज एफ में आता है डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट का हेड, जो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों फंक्शन लीड करता है। क्लॉज जी में आता है इंस्टीट्यूट, कोई भी आईआईटी जो सेक्शन 2 में मेंशन है, और उसमें आईआईटी खड़गपुर भी इंक्लूडेड है, जो आईआईटी खड़गपुर एक्ट 1956 से एस्टेब्लिश हुआ था। क्लॉज एच में आता है रजिस्ट्रार, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, सब रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का इंचार्ज। क्लॉज आई में आता है सीनेट। ये एक एकेडमिक बॉडी होती है इंस्टीट्यूट की, जो सिलेबस, एग्जाम और रिसर्च स्टैंडर्ड्स डिसाइड करती है। क्लॉज जे में सोसाइटी आता है, जो रजिस्टर्ड सोसाइटी होते हैं, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर आते हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर सोसाइटी और मद्रास। क्लॉज के में आता है स्टैट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंस। ये वो रूल्स हैं जो एक्ट के अंदर बनाए गए हैं ताकि गवर्नेंस और फंक्शनिंग स्मूथ रहे। तो हर टर्म क्लियरली डिफाइंड है, इसी क्लैरिटी की वजह से आईआईटी सिस्टम इतना एफिशिएंट और ग्लोबली रेस्पेक्टेड है। कभी आपने सोचा है कि आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन को लीगल पावर कैसे मिलती है? क्या आईआईटी सिर्फ एक कॉलेज है या कॉरपोरेट बॉडी भी है? आज हम इसी सीक्रेट का डिकोड करेंगे। सेक्शन 4, इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट। देखिए स्टूडेंट्स, सेक्शन 4 क्लॉज 1 कहता है कि हर इंस्टीट्यूट जो सेक्शन 2 में मेंशन है, उसे एक कॉरपोरेट बॉडी भी डिक्लेयर किया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है? कॉरपोरेट बॉडी का मतलब है एक लीगल इंस्टीट्यूशन जो अपने नाम से काम कर सकता है, जैसे किसी कंपनी की तरह। अब इसके पास 3 इम्पोर्टेंट पावर्स होती हैं। सबसे पहली पावर है परपीचुअल सक्सेशन, मतलब इंस्टीट्यूशन हमेशा चलेगा चाहे मेंबर्स बदलते रहें। जैसे आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर बदलते रहेंगे, पर आईआईटी दिल्ली एक लीगल एंटिटी के रूप में हमेशा एग्जिस्ट करेगा। और सेकंड पावर है कॉमन सील, एक ऑफिशियल स्टैम्प जिससे डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर आईआईटी कोई एमओयू साइन करे डीआरडीओ के साथ,
तो उस पर आईआईटी की सील लगेगी। ये कॉमन सील होती है। थर्ड पावर आती है पावर टू सू एंड बी सूड, मतलब इंस्टीट्यूट किसी पर केस कर सकता है और खुद पर भी केस हो सकता है। जैसे कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कंस्ट्रक्शन डिले किया तो आईआईटी उसे कोर्ट में ले जा सकता है। अब सेक्शन 4 क्लॉज 1 ए कहता है कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली अब बन गया है आईआईटी दिल्ली, मतलब पुराना नाम और स्टेटस को एक नई लीगल आइडेंटिटी मिल गई है, जैसे अपग्रेड फ्रॉम कॉलेज टू नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंस। सेक्शन 4 क्लॉज 2 कहता है कि हर इंस्टीट्यूट का कॉर्पोरेट बॉडी कंसिस्ट रहेगा एक चेयरमैन, एक डायरेक्टर और दूसरे बोर्ड मेंबर्स। ये लोग मिलकर इंस्टीट्यूट के ऑपरेशंस और पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक कंपनी में करता है। अब आता है सेक्शन 5 ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटी। अब जब एक्ट कमेंस होता है तो क्या होता है? पुरानी सोसाइटी के सारे राइट्स और ड्यूटीज ट्रांसफर हो जाते हैं नए इंस्टीट्यूट को। लेट्स ब्रेक इट डाउन। सेक्शन 5 क्लॉज ए, जितने भी लीगल रेफरेंस पुरानी सोसाइटी के नाम से थे, अब उन्हें हम कॉरस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूट के नाम से समझेंगे। जैसे कि अगर पहले सोसाइटी ऑफ आईआईटी दिल्ली लिखा था, तो अब वो सिंपली आईआईटी दिल्ली होगा। क्लॉज बी में आता है कि पुरानी सोसाइटी की सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूट के पास चली जाती है। जैसे अगर पुरानी बिल्डिंग सोसाइटी के नाम पर थी, तो अब वो आईआईटी के नाम पर हो गई है। और सेक्शन 5 क्लॉज सी में आते हैं सारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर हो जाते हैं। मतलब अगर सोसाइटी के ऊपर कोई लोन या केस था, तो अब इंस्टीट्यूट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और क्लॉज डी में आते हैं तो एम्प्लॉयज की सर्विस टर्म, सैलरी और टेन्योर सेम रहते हैं जब तक स्टैट्यूट्स में चेंज न किए जाए। अगर एम्प्लॉयज को नए टर्म्स को पसंद नहीं आते हैं तो उन्हें एग्जिट का ऑप्शन मिलता है विद कंपनसेशन। और परमानेंट एम्प्लॉयज को 3 मंथ्स की सैलरी का कंपनसेशन मिलता है और अदर एम्प्लॉयज को 1 मंथ की सैलरी का कंपनसेशन मिलता है। जैसे कि अगर एक प्रोफेसर को नए टर्म्स एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उन्हें रिजाइन करने पर 3 मंथ्स की सैलरी मिलेगी। ये प्रोविजन इंश्योर करते हैं कि जब कोई कॉलेज आईआईटी में कन्वर्ट होता है तो स्मूथ ट्रांजिशन हो बिना किसी लीगल या एम्प्लॉयमेंट इशू के। कभी सोचा है आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट इतने पावरफुल कैसे होते हैं? कौन डिसाइड करता है डिग्रीज, हॉस्टल या इवन स्कॉलरशिप? चलिए अब हम डिकोड करते हैं सेक्शन 6 पावर एंड फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट। देखिए स्टूडेंट, सेक्शन 6 बताता है कि आईआईटी और सिमिलर इंस्टीट्यूट के पास क्या क्या पावर्स है और उनका फंक्शन क्या है। ये सेक्शन उनके पूरे फ्रेमवर्क को डिफाइन करता है, मतलब इंस्टीट्यूट क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं। अब सेक्शन 6 क्लॉज 1 ए में आते हैं तो इंस्टीट्यूट एजुकेशन और रिसर्च प्रोवाइड करवाता है इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस और आर्ट्स के फील्ड में। जैसे आईआईटी बॉम्बे में सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि डिजाइन और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी चलते हैं। ये सब इस क्लॉज के अंडर अलाउड है। अब सेक्शन 6 क्लॉज 1 बी में आते हैं तो इंस्टीट्यूट एग्जाम कंडक्ट कर सकता है और डिग्रीज और डिप्लोमास ग्रांट कर सकता है। जैसे कि जब आप बीटेक या पीएचडी आईआईटी से करते हो तो डिग्री इंस्टीट्यूट ही ग्रांट करता है अंडर दिस पावर। अब क्लॉज सी में आते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑर्डिनरी डिग्रीज भी दे सकता है उन लोगों को जिन्हें उनके कंट्रीब्यूशन के लिए रिकॉग्नाइज करना हो। जैसे कि आईआईटी दिल्ली ने कई बार एमिनेंट साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को ऑनररी डॉक्टरेट डॉक्टरेट दी है। अब क्लॉज डी में आते हैं तो इंस्टीट्यूट अपनी फीस सेट और कलेक्ट कर सकता है। जैसे कि ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेस फीस सब इंस्टीट्यूट खुद डिसाइड करता है गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। अब क्लॉज ई में आते हैं तो इंस्टीट्यूट हॉस्टल और हॉल ऑफ रेसिडेंस मेंटेन करता है। हर आईआईटी के कैंपस में बॉयज और गर्ल्स का अलग हॉस्टल होता है, जैसे आईआईटी कानपुर में हॉल 1 हॉल 2 सिस्टम है। अब क्लॉज एफ में आते हैं तो आईआईटी स्टूडेंट्स की डिसिप्लिन और वेलफेयर को रेगुलेट करता है। अगर कोई स्टूडेंट मिसकंडक्ट करता है तो डिसिप्लिनरी कमेटी एक्शन लेती है। साथ ही वेलफेयर के लिए क्लब्स, काउंसलिंग और हेल्थ सेंटर्स मेंटेन किए जाते हैं। क्लॉज जी में आते हैं तो इंस्टीट्यूट एनसीसी यूनिट मेंटेन करता है। जैसे आईआईटी मद्रास ने एनसीसी विंग एक्टिव की है जहां स्टूडेंट लीडरशिप और डिसिप्लिन सीखते हैं। क्लॉज एच में आते हैं तो इंस्टीट्यूट एकेडमिक और नॉन एकेडमिक पोस्ट क्रिएट कर सकता है और उन पे अपॉइंटमेंट कर सकता है एक्सेप्ट डायरेक्टर के लिए। इसका एग्जांपल है कि प्रोफेसर, लैब असिस्टेंट और रिसर्च फेलो सब इन्हीं पावर्स के थ्रू अपॉइंट होते हैं।
क्लॉज आई में आता है कि इंस्टीट्यूट अपने स्टैट्यूट्स और ऑर्डिनेंस बना सकता है और उनमें मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। अगर नया कोर्स इंट्रोड्यूस करना हो तो ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट करके ऐड किया जा सकता है। क्लॉज जे में आते हैं तो इंस्टीट्यूट अपनी प्रॉपर्टी मैनेज करता है, जैसे कैंपस लैंड, बिल्डिंग, लैब, हॉस्टल सब इंस्टीट्यूट के कंट्रोल में होते हैं। क्लॉज के में आते हैं तो इंस्टीट्यूट डोनेशन, ग्रांट्स और रिक्वेस्ट रिसीव कर सकता है। कोई जैसे कि कोई एलुमिनाई आईआईटी को करोड़ में डोनेट करते हैं फॉर रिसर्च लैब या स्कॉलरशिप्स। क्लॉज एल में आते हैं तो इंस्टीट्यूट ग्लोबली कोलैबोरेट कर सकता है, जैसे आईआईटी हार्वर्ड, एमआईटी और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी के साथ रिसर्च पार्टनरशिप में काम करते हैं। क्लॉज एम में आते हैं तो इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप, फेलोशिप और मेडल्स अवार्ड कर सकता है, जैसे डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल या मेरिट स्कॉलरशिप इन पावर्स के बेसिस पर दिए जाते हैं। क्लॉज एन में इंस्टीट्यूट कोई भी ऐसा काम कर सकता है जो उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे, जैसे रिसर्च पार्क बनाना, इनोवेशन हब एस्टेब्लिश करना या स्टार्टअप इंक्यूबेशन सपोर्ट करना, सब इसी क्लॉज के अंडर आता है। और सेक्शन 6 क्लॉज 2 एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड या बिल्डिंग को इंस्टीट्यूट अपने आप डिस्पोज नहीं कर सकता। विजिटर जो यूजुअली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनकी अप्रूवल ज़रूरी होती है। जैसे कि अगर आईआईटी मद्रास को अपनी पुरानी लैंड किसी और पर्पस के लिए देनी हो तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, विजिटर की परमिशन मैंडेटरी है। तो सेक्शन 6 दिखाता है कि आईआईटी के पास ऑटोनॉमी भी है और अकाउंटेबिलिटी भी, एक बैलेंस जो उन्हें वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाता है। क्या आप जानते हो कि आईआईटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन के रूल्स में इक्वालिटी, टीचिंग स्टाइल और इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल होता है? अब हम समझेंगे सेक्शन 7 से 10 जो आईआईटी का सिस्टम का हार्ट है। सेक्शन 7 नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डोनेशन। क्लॉज 1 बताता है कि इंस्टीट्यूट सभी लोगों के लिए ओपन है, चाहे वो किसी भी सेक्स, रेस, कास्ट, क्रीड या रिलीजन का हो। अगर एक स्टूडेंट असम से है और दूसरा केरला से और तीसरा यूएसए से, तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा और एडमिशन और कैंपस लाइफ में। क्लॉज 2 बताता है कि कोई भी डोनेशन या बिक्वेस्ट इंस्टीट्यूशन तभी एक्सेप्ट करेगा जब उसमें डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस ना हो। अगर कोई डोनर कहता है कि ये फंड सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए यूज करो, तो आईआईटी उस डोनेशन को रिजेक्ट कर देगा। ये क्लॉज इंश्योर करता है कि इक्वालिटी सिर्फ क्लास में ही नहीं, फंडिंग में भी मेंटेन रहे। सेक्शन 8 मोड ऑफ टीचिंग। सारी टीचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ही की जाएगी एज पर स्टैट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंस। अगर आईआईटी मद्रास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स चालू होता है तो वो ऑफिशियली आईआईटी मद्रास के नाम से होगा, किसी भी प्राइवेट ट्यूटर या एक्सटर्नल एजेंसी के नाम से नहीं। इससे टीचिंग क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों मेंटेन होती है। सेक्शन 9 विजिटर। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। क्लॉज 1 बताता है कि हर आईआईटी का विजिटर होता है और वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। आज के टाइम पे अगर राष्ट्रपति भवन से कोई नोटिस आईआईटी को मिलता है तो वो विजिटर की अथॉरिटी से होता है। क्लॉज 2 विजिटर किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है ताकि वो रिव्यू या इंक्वायरी कर सके इंस्टीट्यूट के अफेयर्स में। अगर किसी आईआईटी में एडमिनिस्ट्रेटिव इशू या करप्शन एलिगेशन हो तो विजिटर इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट कर सकता है। क्लॉज 3 बताता है कि विजिटर रिपोर्ट के बेसिस पर नेसेसरी एक्शन ले सकता है और इंस्टीट्यूट को उन्हें कंप्लाई करना ही होता है। अगर इंक्वायरी में ये पता चले कि रूल्स वायलेट हुए हैं तो विजिटर करेक्टिव ऑर्डर इशू कर सकता है और आईआईटी को उन्हें फॉलो करना मैंडेटरी है। सेक्शन 10 अथॉरिटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं गवर्नेंस स्ट्रक्चर की। हर आईआईटी में कुछ मेन अथॉरिटीज होती हैं जो डिसीजन मेकिंग का काम करती हैं। सबसे पहले आती है हमारी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ये सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है। ये बॉडी डिसाइड करता है कि इंस्टीट्यूट का एनुअल बजट, न्यू प्रोजेक्ट और पॉलिसीज क्या रहेंगी। क्लॉज बी में आता है सीनेट। ये एकेडमिक मैटर्स हैंडल करता है, जैसे कोर्स स्ट्रक्चर, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। सीनेट ही अप्रूव करता है। क्लॉज सी में आता है अदर अथॉरिटीज डिक्लेयर बाय स्टैट्यूट्स। मतलब अगर इंस्टीट्यूट चाहे और कमेटी बना सकता है, जैसे रिसर्च काउंसिल या एथिक्स कमेटी। ये सेक्शन मिलकर इंश्योर करते हैं कि आईआईटी में इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तीनों मेंटेन रहे।
चाहे वो एडमिशन प्रोसेस हो, डोनेशन हैंडलिंग हो या एकेडमिक गवर्नेंस। अब आता है सेक्शन 11, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर। दोस्तों, हर आईआईटी या टेक्निकल इंस्टीट्यूट का एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है। ये उनका टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है। क्लॉज ए में बताया गया चेयरमैन, जो कि नॉमिनेट किया जाता है विजिटर द्वारा। मतलब चेयरमैन को अपॉइंट करता है विजिटर, जो यूजुअली इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं। जैसे आईआईटी दिल्ली का चेयरमैन विजिटर के रिकमेंडेशन से अपॉइंट होता है। क्लॉज बी में डायरेक्टर होता है, जो एक्स ऑफिशियो होता है। तो डायरेक्टर ऑटोमेटिकली मेंबर होता है, क्योंकि वो एक्स ऑफिशियो पोजीशन होल्ड करता है। जैसे आईआईटी डायरेक्टर, अगर डॉक्टर शर्मा आईआईटी डायरेक्टर है तो उनको अलग से नॉमिनेट नहीं करना पड़ेगा। क्लॉज सी में आता है कि वन नॉमिनी फ्रॉम ईच स्टेट गवर्नमेंट इन द जोन, बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट। हर जोन से एक स्टेट गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है, जिसे टेक्नोलॉजिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट होना चाहिए। जैसे साउथ जोन से तमिलनाडु के एक इंडस्ट्रियलिस्ट नॉमिनेट करेगा। क्लॉज डी में आता है 4 मेंबर्स विद नॉलेज इन एजुकेशन, इंजीनियरिंग और साइंस, नॉमिनेटेड बाय काउंसिल। यहाँ पर 4 मेंबर्स काउंसिल नॉमिनेट करता है, जिन्हें एकेडमिक्स, इंजीनियरिंग या साइंस का एक्सपीरियंस होता है। जैसे एक रेप्यूटेड आईआईटी प्रोफेसर या इसरो साइंटिस्ट काउंसिल के थ्रू नॉमिनेट हो सकते हैं। क्लॉज ई में आता है 2 प्रोफेसर नॉमिनेटेड बाय सीनेट, यानी सीनेट के 2 प्रोफेसर भी बोर्ड का पार्ट होते हैं। उनका विजन इंस्टीट्यूट के एकेडमिक्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आईआईटी बॉम्बे सीनेट अपने 2 सीनियर प्रोफेसर को नॉमिनेट करती है। और इसका एक्सप्लेनेशन है जोन। जोन का मतलब है एआईसीटीई द्वारा डिफाइन किए गए रीजनल डिवीजन्स। अब आता है सेक्शन 12, टर्म ऑफ ऑफिस एंड अलाउंस ऑफ बोर्ड मेंबर्स। क्लॉज 1 में बताया गया है कि टर्म ऑफ चेयरमैन बोर्ड मेंबर 3 years फ्रॉम डेट ऑफ नॉमिनेशन, यानी चेयरमैन और बोर्ड मेंबर्स का टर्म होता है 3 साल का, जब से उन्हें नॉमिनेट किया गया हो। जैसे अगर अपॉइंटमेंट जनवरी 2025 में हुआ तो टर्म दिसंबर 2027 तक चलेगा। क्लॉज 2 में आता है एक्स ऑफिशियो मेंबर सर्व एज लॉन्ग एज दे होल्ड देयर ओरिजिनल पोस्ट। जब तक डायरेक्टर अपनी पोस्ट पर है तब तक बोर्ड में रहते हैं। जैसे डायरेक्टर रिटायर होते हैं तो उनकी मेंबरशिप भी खत्म। क्लॉज 3 में आता है कि सीनेट नॉमिनेट प्रोफेसर 2 year टर्म फ्रॉम जनवरी 1 ऑफ नॉमिनेशन ईयर, यानी सीनेट के प्रोफेसर का फिक्स टर्म होता है 2 साल, और वो 1 जनवरी से काउंट होता है। जैसे कि जनवरी 2025 में नॉमिनेट हुए तो दिसंबर 2026 तक रहेंगे। क्लॉज 4 में आता है कैजुअल वैकेंसी मेंबर सर्व रिमेनिंग टर्म्स ऑफ प्रेडिसेसर। अगर कोई मेंबर बीच में छोड़ दे तो नए मेंबर को सिर्फ बाकी पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि अगर किसी का 3 year का टर्म था और वो 1 साल बाद छोड़ देता है तो नया मेंबर 2 साल के लिए ही रहेगा। क्लॉज 5 में आता है आउटगोइंग मेंबर रिमेन इन ऑफिस अंटिल रिप्लेस्ड अंटिल काउंसिल डिसाइड अदरवाइज। मतलब जब तक नए मेंबर्स अपॉइंट नहीं होते पुराने मेंबर्स कंटिन्यू रहते हैं। जैसे कि कंटिन्यूटी के लिए बोर्ड गैप अवॉइड करता है। और क्लॉज 6 में आता है मेंबर्स में गेट अलाउंस एज पर स्टैट्यूट्स बट नो सैलरी एक्सेप्ट डायरेक्टर एंड सीनेट नॉमिनेटेड प्रोफेसर। मतलब कि बोर्ड मेंबर्स को सैलरी नहीं मिलती, सिर्फ अलाउंस मिलता है। लेकिन डायरेक्टर और सीनेट नॉमिनेटेड प्रोफेसर को सैलरी मिलती है, क्योंकि वो फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं। जैसे कि मीटिंग अलाउंस मिल सकता है पर फिक्स्ड पे नहीं। अब आता है सेक्शन 13, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ बोर्ड। तो बोर्ड हैज ओवरऑल कंट्रोल, सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट। मतलब बोर्ड के पास पूरे इंस्टीट्यूट की सुप्रीम अथॉरिटी होती है। वो डिसाइड करता है कि इंस्टीट्यूट का डायरेक्शन, प्लानिंग और ग्रोथ कैसा रहेगा। जैसे कि अगर आईआईटी मद्रास को नया रिसर्च सेंटर खोलना हो तो फाइनल अप्रूवल बोर्ड ही देता है। क्लॉज 2 में आता है कि बोर्ड शैल। अब हम देखते हैं कि बोर्ड के मेन फंक्शन, ये सब इंस्टीट्यूट के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले बोर्ड पॉलिसी मेक पॉलिसी डिसीजन। मतलब बोर्ड बनाता है पॉलिसी जिससे इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। जैसे एडमिशन क्राइटेरिया, रिक्रूटमेंट पॉलिसी या रिसर्च प्रायोरिटीज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक बोर्ड डिसाइड करता है कि आईआईटी में इंटरडिसिप्लिनरी बीटेक प्रोग्राम स्टार्ट होगा या नहीं। क्लॉज बी में आते हैं स्टार्ट कोर्सेज। तो बोर्ड के पास अथॉरिटी होती है नए कोर्स स्टार्ट करने की, चाहे वो बीटेक, एमटेक, पीएचडी लेवल का हो। जैसे कि आईआईटी बॉम्बे बोर्ड ने डेटा साइंस एंड एआई प्रोग्राम शुरू किया।
अब आता है क्लॉज सी, फ्रेम स्टैट्यूट्स। बोर्ड बनाता है स्टैट्यूट जो इंस्टीट्यूट के इंटरनल रूल्स होते हैं। ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, जैसे फैकल्टी रिक्रूटमेंट, लीव्स और स्टूडेंट डिसिप्लिन के नॉर्म्स स्टैट्यूट्स में डिफाइन होते हैं। क्लॉज डी, अपॉइंटमेंट को एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक पोस्ट। बोर्ड अपॉइंट करता है प्रोफेसर, डीन और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, दोनों एकेडमिक और नॉन एकेडमिक रोल्स के लिए। जैसे कि रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट बोर्ड ही करता है। अब क्लॉज ई आता है तो मॉडिफाई एंड कैंसिल ऑर्डिनेंसेस। अगर किसी रूल या ऑर्डिनेंस में चेंज की ज़रूरत हो तो बोर्ड उसे मॉडिफाई या कैंसिल कर सकता है। जैसे कि अटेंडेंस ऑर्डिनेंस रिवाइज करते वक्त बोर्ड का काम है। अब आता है क्लॉज एफ, अप्रूव रिपोर्ट्स, बजट, डेवलपमेंट प्लान्स एंड सेंड टू काउंसिल। तो बोर्ड इंस्टीट्यूट के फाइनेंशियल और डेवलपमेंट रिपोर्ट्स अप्रूव करते हैं और फिर उन्हें काउंसिल को भेजते हैं। जैसे एनुअल बजट या कैंपस एक्सपेंशन बोर्ड के लिए अप्रूव के बाद काउंसिल को जाता है। अब क्लॉज जी में आता है परफॉर्म अदर ड्यूटीज अंडर एक्ट स्टैट्यूट्स। तो जो भी ड्यूटीज एक्ट या स्टैट्यूट्स में लिखी गई है वो भी बोर्ड करता है, जैसे स्ट्रेटेजिक टाई अप विद इंडस्ट्रीज और फॉरेन यूनिवर्सिटीज। क्लॉज 13, सेक्शन 13 क्लॉज 3 में बताया गया है कि बोर्ड कैन फॉर्म कमिटीज एज रिक्वायर्ड। तो बोर्ड अलग अलग कमिटीज बना सकता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे फाइनेंस कमेटी, रिसर्च कमेटी और एथिक्स कमेटी। तो बोर्ड फॉर्म करता है वुमेन इन स्टेम कमेटी ताकि वो प्रमोट कर सके जेंडर डाइवर्सिटी को। अब आता है सेक्शन 14, कंपोजिशन ऑफ स्टेट, कंपोजिशन ऑफ सीनेट। तो सीनेट बेसिकली इंस्टीट्यूट का एकेडमिक पार्लियामेंट होता है। ये एकेडमिक्स के स्टैंडर्ड और पॉलिसीज मेंटेन करता है। क्लॉज ए में आता है डायरेक्टर, जो कि चेयरमैन होता है सीनेट का। तो डायरेक्टर सीनेट का हेड होता है, उसका काम एकेडमिक डिसीजन मेकिंग को गाइड करना होता है। जैसे कि डायरेक्टर एकेडमिक रिफॉर्म्स अप्रूव करते हैं। क्लॉज बी में बताया गया डेप्यूटी डायरेक्टर। तो डेप्यूटी डायरेक्टर सीनेट का सेकंड सीनियर मेंबर होता है और डायरेक्टर के एब्सेंस में प्रिसाइड करते हैं। जैसे एकेडमिक मीटिंग्स डेप्यूटी डायरेक्टर कंडक्ट कर सकते हैं। क्लॉज सी में बताया गया है कि प्रोफेसर अपॉइंटेड बाय इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस प्रोफेसर सीनेट के मेंबर बनते हैं, जिनके पास टीचिंग और रिसर्च का लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है। जैसे 10 सीनियर प्रोफेसर फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सीनेट का पार्ट हो सकते हैं। क्लॉज डी में आता है 3 आउटसाइड एक्सपर्ट, जो कि साइंस, इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज से होते हैं और ये नॉमिनेट करे जाते हैं चेयरमैन प्लस डायरेक्टर के द्वारा। यहाँ बाहर का एक्सपर्ट होते हैं जो एकेडमिक क्वालिटी को इम्पार्शियल व्यू से इवेलुएट करते हैं। जैसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट, इसरो साइंटिस्ट या सोशल साइंटिस्ट सीनेट में इनवाइट किए जाते हैं। और क्लॉज ई में आता है अदर स्टाफ एज पर स्टैट्यूट्स। तो सीनेट में कोई नॉन टीचिंग या टेक्निकल स्टाफ भी हो सकते हैं एज पर इंस्टीट्यूशनल रूल्स। अब आता है सेक्शन 15, पावर ऑफ सीनेट। सीनेट के पास पूरे एकेडमिक कंट्रोल होता है। ये इंस्टीट्यूट का एकेडमिक स्टैंडर्ड, सिलेबस और एग्जामिनेशन सिस्टम को रेगुलेट करता है। सीनेट ही डिसाइड करता है कि ग्रेडिंग सिस्टम कैसे चलेगा और क्या मिनिमम क्रेडिट्स होने होंगे ग्रेजुएशन के लिए। दोस्तों, आईआईटी का सिस्टम इतना स्ट्रांग है क्योंकि हर पोस्ट चेयरमैन से लेकर रजिस्ट्रार तक क्लियरली डिफाइंड पावर और ड्यूटीज के साथ आता है। और अब हम समझेंगे चेयरमैन, डायरेक्टर और रजिस्ट्रार मिलकर पूरी इंस्टीट्यूट को कैसे चलाते हैं। सेक्शन 16, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन। क्लॉज 1 बताता है कि प्रिसाइड ओवर बोर्ड मीटिंग एंड कन्वोकेशन। तो चेयरमैन हर बोर्ड मीटिंग और कन्वोकेशन सेरेमनी का हेड होता है। तो आईआईटी दिल्ली के कन्वोकेशन में चेयरमैन ही प्रिसाइड करते हैं और डिग्रीज अवार्ड करने का अथॉरिटी होल्ड करते हैं। क्लॉज 2 बताता है कि इंश्योर बोर्ड डिसीजन आर इम्प्लीमेंटेड। मतलब जो भी डिसीजन बोर्ड ने लिए, चेयरमैन इंश्योर करते हैं कि उनका इम्प्लीमेंटेशन टाइम पर हो। जैसे कि अगर बोर्ड ने न्यू रिसर्च लैब अप्रूव की है तो चेयरमैन ही देखते हैं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा या नहीं। क्लॉज 3 बताता है कि एडिशनल पावर एज पर एक्ट और स्टैट्यूट्स। चेयरमैन के पास और भी पावर होती हैं जो एक्ट या स्टैट्यूट्स में दी गई होती हैं, जैसे अर्जेंट अप्रूवल या पॉलिसी अमेंडमेंट्स। और इमरजेंसी सिचुएशन में फाइनेंशियल सैंक्शन भी देता है। अब आता है सेक्शन 17, अपॉइंटमेंट्स एंड रोल ऑफ डायरेक्टर। क्लॉज 1 बताता है अपॉइंटमेंट बाय काउंसिल विद विजिटर अप्रूवल। यानी डायरेक्टर को अपॉइंट करती है काउंसिल, लेकिन फाइनल अप्रूवल विजिटर का होता है, जो कि जनरली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। जैसे आईआईटी बॉम्बे का डायरेक्टर ऑफिशियली प्रेसिडेंट के अप्रूवल से अपॉइंट होता है।
क्लॉज 2 बताता है एक्ट एज चीफ एकेडमिक एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो डायरेक्टर इंस्टीट्यूट के एकेडमिक हेड और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर दोनों होते हैं। जैसे वो एकेडमिक पॉलिसीज, बजट और फैकल्टी अपॉइंटमेंट सब डायरेक्टर के सुपरविजन में होता है। क्लॉज 3 बताता है सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स टू बोर्ड। डायरेक्टर हर साल एक एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड के सामने पेश करता है। जैसे इंस्टीट्यूट के अचीवमेंट, प्लेसमेंट और रिसर्च ग्रांट इस रिपोर्ट में इंक्लूडेड होते हैं। क्लॉज 4 बताता है कि एक्सरसाइज ड्यूटी अंडर एक्ट, स्टैट्यूट्स एंड रिपोर्टिंग ड्यूटीज। तो क्लॉज 4 बताता है कि एक्सरसाइज ड्यूटीज अंडर एक्ट, स्टैट्यूट्स और ऑर्डिनेंसेस, यानी डायरेक्टर अपने काम लॉज और रेगुलेशन के फ्रेमवर्क में करता है बिना उन्हें वायलेट करे, और ऑर्डिनेंस के तहत डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है। अब आता है सेक्शन 18, डेप्यूटी डायरेक्टर। डेप्यूटी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है स्टैट्यूट्स के मुताबिक। उनका काम है डायरेक्टर को सपोर्ट करना और उनके एब्सेंस में इंस्टीट्यूट का चार्ज लेना। जैसे अगर डायरेक्टर फॉरेन विजिट पर हो तो डेप्यूटी डायरेक्टर मीटिंग्स प्रिसाइड करते हैं। अब आता है सेक्शन 19, रजिस्ट्रार। क्लॉज 1 बताता है कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड, सील, फंड्स एंड प्रॉपर्टीज असाइंड बाय बोर्ड। यानी रजिस्ट्रार इंस्टीट्यूट के सभी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, फंड्स और प्रॉपर्टी का इंचार्ज होता है। इसमें स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, लीगल डॉक्यूमेंट्स और इंस्टीट्यूशन सील्स रजिस्ट्रार के पास ही होती है। अब आता है क्लॉज 2, सेक्शन सेक्रेटरी टू बोर्ड, सीनेट एंड स्टैट्यूटरी कमिटीज। यानी रजिस्ट्रार हर मेजर बॉडी, बोर्ड, सीनेट और कमिटीज का ऑफिशियली सेक्रेटरी होता है, जो मिनट्स और कम्युनिकेशन मैनेज करता है। अब आता है क्लॉज 3, रिपोर्ट्स टू डायरेक्टर। रजिस्ट्रार डायरेक्टली डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के अपडेट रजिस्ट्रार डायरेक्टर को देता है। क्लॉज 4 और बताता है कि एक्सरसाइज पावर असाइंड अंडर एक्ट, स्टैट्यूट्स और डायरेक्टर। यानी रजिस्ट्रार का पावर डायरेक्टर या स्टैट्यूट्स के थ्रू असाइन किए जाते हैं, जैसे एग्जामिनेशन शेड्यूल या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मैनेज करना। अब आता है सेक्शन 20, अदर अथॉरिटीज ऑफिसर्स। इंस्टीट्यूट में कुछ अथॉरिटीज और ऑफिसर्स भी होते हैं जिनके पावर स्टैट्यूट्स डिसाइड करते हैं। जैसे डीन ऑफ स्टूडेंट, डीन ऑफ रिसर्च और चीफ वार्डन, सबके पावर स्टैट्यूट्स में लिखे होते हैं। और नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 21, गवर्नमेंट ग्रांट्स। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को एनुअल फाइनेंशियल सपोर्ट देती है पार्लियामेंट के अप्रोप्रिएशन के बाद। यानी हर आईआईटी का ईयरली बजट गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू एलोकेट होता है, जैसे सैलरी, लैब्स और रिसर्च प्रोजेक्ट्स फंड होते हैं। दोस्तों, आज हमने आईआईटी एक्ट के सेक्शन 1 से 21 तक कवर किए, जिसमें हमने समझा बोर्ड ऑफ गवर्नर, सीनेट, चेयरमैन, डायरेक्टर और रजिस्ट्रार मिलकर एक आईआईटी को कैसे चलाते हैं। ऐसे ही हर सेक्शन के थ्रू हम आईआईटी सिस्टम का रियल स्ट्रक्चर समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले वीडियो में हम सेक्शन 22 से आगे के इम्पोर्टेंट प्रोविजन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।